तो ये लड़ाई सरकार को डुबो देगी। नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं राजीव शर्मा। क्या पुलिस कमिश्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक मुंबई अंडरवर्ल्ड के इशारे पर नाचते थे? और क्या आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अंडरवर्ल्ड डॉन के दरबार में हाजिरी लगाती थी? ये सवाल संजय राउत के दावे से खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से मिलने जाती थी। इस बयान से महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार का सिंहासन डोल उठा, जिसके बाद संजय राउत ने बयान वापस ले लिया। मगर सवाल ये है, और बड़ा सवाल है, कि संजय राउत के बयान वापस लेने से क्या खत्म हो जाता है मुद्दा? संजय राउत के बयान को गलत साबित करेगी क्या कांग्रेस? क्या माफिया डॉन करीम लाला से मिलने जाती थी इंदिरा गांधी? क्या हाजी मस्तान को देखने दफ्तर से नीचे आ जाते थे मंत्री? दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील तय करते थे मुंबई का पुलिस कमिश्नर? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आहे मग तो दाऊद इब्राहिम असेल, बरं का, छोटा शकील असेल, शरद शेट्टी होता, हे सगळे लोक ह्याच्या हातामध्ये मुंबई आणि आसपासचा भाग होता। ते ठरवायचे मुंबईत काय होणार, पोलीस कमिशनर कोण होणार, मंत्रालयात कोण बसणार। हाजी मस्तान जेव्हा मंत्रालयात जायचं तो अख्खं मंत्रालय त्याला घ्यायला खाली यायचं मी पाहिलेलं आहे, हे मी पाहिलेलं आहे, हे मी पाहिलेलं आहे। हा करीम लाला होता, त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलंय। हे आता काही नाही, आता किरकोळ लोक आहेत। इस बयान में डॉन करीम लाला से इंदिरा के मिलने जाने वाली बात कांग्रेस नेताओं को तीर की तरह चुभी और बिना देर किए बीजेपी ने भी हमला शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन की सरकार में भी गांठ पड़ती दिखाई दी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत क्या उस समय से हुई थी और इसको कांग्रेस के आला नेताओं का आशीर्वाद था? क्या ये ऐसा समझा जाए? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। आधिकारिक तौर पर अगर इस पर कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आएगा तो निश्चित है कि जो संजय राउत कह रहे हैं वो सही माना जाएगा। संजय राउत जी का जो बयान है इंदिरा जी के बारे में वो एकदम आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है, और ये कहीं ना कहीं इंदिरा जी को अपमानित करने वाला बयान है। उनके पूरे चरित्र के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगाने वाला आरोप है। अभी हमने तो यही कहा है कि ऐसा तो बता दिया कि ऐसा कुछ गलत बयान आगे न करे। हम वो आगे ऐसा बयान कभी भी नहीं चलेगा। कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ा तो संजय राउत ने इंदिरा गांधी के सम्मान की बात करते हुए कुछ घंटों में ही अपना बयान वापस ले लिया। हाजी मस्तान जेव्हा मंत्रालयात जायचं तो अख्खं मंत्रालय त्याला घ्यायला खाली यायचं मी पाहिलेलं आहे, हे मी पाहिलेलं आहे। हा करीम लाला होता, त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलंय। अगर किसी को लगता है कि मेरी उस बात से इंदिरा जी की प्रतिमा को ठेस पहुंची है या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा वक्तव्य पीछे लेता हूं। गौर करने वाली बात यह है कि राउत ने यह नहीं कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर जो कहा वो गलत था। ठीक वैसे ही जैसे पहले शिवसेना के महानायक सावरकर पर राहुल गांधी के माफी वाले बयान और फिर कांग्रेस सेवा दल की किताब में सावरकर को लेकर कई आपत्तिजनक दावों से शिवसेना की नाराजगी के बावजूद सेवा दल और कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटे। उनमें हिम्मत है तो वो सत्य के तौर पे उसको वहां पे जो है वो चैलेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि सावरकर के गाय के बारे में क्या मानना था, मुसलमान महिलाओं के बारे में क्या मानना था,
सिखिस्तान के बारे में क्या मानना था, त्रावणकोर के बारे में क्या मानना था, हर एक एविडेंस से कितने गुना छुपाओगे, कितनी बार उनकी हर चीज को छुपा छुपा के आप हीरो बनाने का कोशिश। तो देश के सवाल में यही सबसे बड़ा सवाल जो हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ये परिस्थिति जो कि संजय राउत के बयान के बाद सामने निकल कर आई है, अगर यही हकीकत है तो देश का क्या होगा? क्या इस तरह की चीजें चलती रहती हैं? संजय राउत के बयान को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और उसके क्या असरात पड़ सकते हैं? हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस समर्थक हैं, दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ एक एनालिस्ट के तौर पर यहां शामिल हैं। हमारे साथ ललित वत्स जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तीन और खास मेहमान, डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, मुंबई से जुड़ रही हैं। साथ ही में संतोष दुबे, शिवसेना के लीडर हैं, शिवसेना के नेता हैं, ये लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही शमशेर खान पठान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एसएचओ रहे हैं डोगरी पुलिस स्टेशन के उस दौर में जब वो शख्स जिसका नाम बताया गया करीम लाला, वो मटका किंग के तौर पर वहां अपना राज चलाता था और एक बड़े माफिया, गुट माफिया, गैंगवार तमाम चीजों को अंजाम दिया करता था। तो एक बड़ा पैनल है हमारे साथ, लेकिन यहां पर इस हमारी बहस का जो सबसे बड़ा सवाल है वो संजय राउत के बयान के बाद उपजा है, और सबसे ज्यादा अगर कोई तिलमिलाया है तो कांग्रेस तिलमिलाई है। लिहाजा मैं अगर ऋषि मिश्रा आपके पास सबसे पहले आना चाहूं तो गलत भी नहीं होगा यहां पर, और सवाल मेरा यहां पर सीधे, आपने संजय राउत का बयान सुना होगा ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा यहां पर कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि यह बयान गलत है। समझ लीजिए यहां पर आपकी पार्टी, जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं, उसके सबसे बड़े किरदार, सबसे बड़ी शख्सियत आयरन लेडी पर सवाल उठाया जाता है और वो निकल भी जाते हैं। देखिए, पहले सर्वप्रथम आपने परिचय गलत दिया है। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, सरकार से सवाल करता हूं, इसलिए आप लोगों ने कांग्रेस समर्थक कर दिया, ये आपका विवेचना है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, अब सवाल पे आता हूं। सवाल आपका था कि मेरा यह मानना है कि दाऊद इब्राहिम या ऐसे अपराधी कोई भी हो, जिसका आपने नाम लिया करीम लाला, या कोई भी एबीसी, कोई भी जो देश विरोधी ताकत हमारे देश में है, उनसे किसी भी नेता का संबंध होना ये अपने आप में सही नहीं है, हमारे देश के अखंडता के लिए सही नहीं है। और मैंने कई चैनलों पे ये कहा है कि बोरा कमेटी, आप बोरा कमेटी का रिकमेंडेशन देखे होंगे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था उसमें भारत के कई ऐसे लीडर थे जिनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। तो मैं सरकार से, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी, सबसे सीनियर मोस्ट प्रवक्ता बैठे हैं सुदेश वर्मा जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया सरकार को बोरा कमेटी रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए मैं सरकार से कहूंगा कि बोरा कमेटी जो रिकमेंडेशन है उसको अमल में लाया जाए, ताकि पता चल सके कि जो सफेद कमीज में जो नेता है हमारे, जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, वो रियली में किसके सेवक हैं, ये पर्दाफाश होना चाहिए। आपने कांग्रेस पे तो आरोप लगा दिया, आप ये आरोप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि 2016 में इनके नंबर अभी ऋषि भाई भटक जाएंगे, ऋषि भाई भटक जाएंगे। अरे सर, कंप्लीट तो करने दीजिए। नंबर 3 के मिनिस्टर इनके गिरीश महाजन, देवेंद्र फडणवीस का बयान चला रहे थे। देवेंद्र फडणवीस से पूछिए इंडिया न्यूज के माध्यम से कि देवेंद्र फडणवीस जी, आप ही के कैबिनेट के सहयोगी गिरीश महाजन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार के यहाँ क्या कर रहे थे? अब मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कम इस तर्क पर क्यों आ रहे हैं? अभी ऋषि भाई उसकी जांच होनी चाहिए। ऋषि भाई सुनिए, बहुत बेहतर, मैं आपसे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ। सुनिए, अधूरी समीक्षा नहीं, अभी आप उस तर्क पर ले जा रहे हैं जहाँ पर मेरी शर्ट आपकी शर्ट से कम गंदी है, ये बात चलेगी। बात यहाँ पर सीधी सी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक तरीके से ये जो चीज
निकल कर आई है। भले ये कह दिया गया हो कि मैं बयान वापस लेता हूं अगर किसी को ठेस लगी हो, लेकिन जो कुछ निकल के आ गया ट्वीट के जरिए या बयान के जरिए, वो अपने आप में बहुत गंभीर तो है। मैं इसका जवाब दे दूं? मैं बोलूं? जी ऋषि जी, मैं संदेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी नेता हो, एबीसी किसी भी पार्टी से, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, अब मैं आपको बताऊं, आप दर्शकों की जानकारी के लिए, एक एनडीए में एक मुख्यमंत्री हैं, उनको तो अंडरवर्ल्ड का मौला, एक इंडिया के सबसे बड़े मैगजीन ने फ्रंट कवर पेज पे छापा था अंडरवर्ल्ड का मौला। एक इनके एक सहयोगी हैं एलजेपी, इनके जितने नेता हैं वो बाहुबली हैं। तो मैं कह रहा हूं, राजनीति का अपराधीकरण आज भी हो रहा है, पहले भी होती थी। तो मैं इनसे अपील करता हूं माननीय वर्मा जी से कि वोरा कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू कीजिए। तो मेरे ख्याल से जांच करवाइए। आज भी सवाल देश को पहले होती थी, लिहाजा आज होगी, उससे जायज नहीं ठहराया जा सकता। सुरेश वर्मा साहब, इससे पहले कि मैं सीमा मलिक जी के पास जाऊं, क्योंकि मुंबई में हमारे साथ हैं, सुरेश जी, ये जो तमाम बातें सामने रखी जाती है, जिस तरीके से अभी ऋषि भाई ने अपनी बात रखी कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से कम गंदी है, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कम गंदी है, इससे तो बात नहीं चलेगी, लेकिन जो निकल के आया है वो अलार्मिंग जरूर है। देखिए, पहले मैं गिरीश महाजन जी के बारे में बात कर दूं, क्योंकि इन्होंने एक संज्ञान दिया। आपको बता दूं कि वो जो इंसिडेंट जिसकी बात हो रही है, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था और गिरीश महाजन जी का खुद का बयान था कि वो जो खातिब थे, जो गुरु माने जाते हैं वहां पर, उनके बेटे की शादी में गए थे और उनको नहीं पता था कि लड़की वालों के साइड का दाऊद इब्राहिम के साथ कोई लिंक था। जी, यहाँ एक मुद्दा ये है, और दूसरा मुद्दा वो है जहां पूरा लिंक है, क्विड प्रोको है, जहां संजय रावत जी खुद बता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के कहने पर, जहां मंत्री कौन बनेगा, मंत्रालय में कौन बैठेगा, ये भी डिसाइड करते थे ये गुंडे लोग। ये तो बिल्कुल डिफरेंट आयाम है। ये देखिए, क्योंकि ये सिर्फ क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस नहीं है। इसमें देखिए, इसमें क्राइम पॉलिटिक्स का नेक्सस नहीं, तो इंटरनेशनल डायमेंशन है। दाऊद, आपको पता है 1993 ऋषि भाई आपके पास आऊंगा, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वोरा कमेटी बैठी थी इसी बात को जानने के लिए। ये जो मुंबई राइट्स हुए थे, इसमें आया था कि क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के रिश्ते हैं जी, और उसके बाद वोरा कमेटी रिपोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर आया ये, और ये कमेटी के 100 पन्ने गायब हैं। मैं आपको मौका दूंगा, ऋषि भाई आपको दे चुका है मेरे साथ। नहीं, अभी नहीं, केवल आप नहीं लेंगे, मेरे पास और भी मेहमान। प्लीज वर्मा जी के जवाब मैं जवाब दूंगा। वर्मा जी कह रहे हैं कि गिरीश महाजन को नहीं मालूम था। गिरीश महाजन 50 साल के अवोध बच्चा थे। आप सुन तो लीजिए, आप किसी के साथ चले जाइए, किसी के शादी में डिस्टेंट रिलेटिव है और यहाँ आपके क्विड प्रोको है। ऋषि भाई, मैं चाहूंगा नहीं, मैं चाहूंगा थोड़ी देर रुके, जनता सबको सुनना चाहती ना। ललित वत्स साहब, 5 वरिष्ठ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर बताइए। मैं ऋषि भाई थोड़ा सा डेकोरम बना के रखेंगे। ललित वत्स साहब, ये जो ऋषि जी, ललित वत्स जी, ये जो पूरा का पूरा मुंबई की ये जो कहानी है, जिसे अंडरवर्ल्ड, डॉन और माफिया इस सबसे जोड़ा जाता है, 60 से 80 के दशक के दौर की है, जब वर्दा हुआ करता था एक शख्स, एक करीम लाला हुआ करता था और एक हाजी मस्तानी, इनके इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अगर एक नेता, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, राज्यसभा सांसद भी हैं, अगर वो अपने ट्वीट में या बयान में ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री मिलती है, पुलिस कमिश्नर तय किया जाता था दबाव में, मंत्री तक नीचे उतर कर आ जाते थे, तो यानी बहुत कुछ ऐसा होता था जो अभी तक सामने नहीं आया है। बेशक ये बयान जो है वो देश की और उस राज्य की भी राजनीतिक, प्रशासनिक, नैतिक और कानूनी जो भी व्यवस्थाएं थी उन सब पर सवाल खड़ा करता है, और साथ ही ये भी बताता है कि उस समय जो राज्य की व्यवस्था थी या राज्य के जो सत्ताधारी लोग थे वो इतने नकारा थे कि वो अपने काम नहीं कर पाते थे, और उनके काम करने के लिए देश की प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता था, उन्हें मिलना पड़ता था। और जब प्रधानमंत्री किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलती हैं तो ये कानूनी सवाल भी है, इसमें नैतिक सवाल तो है ही, और इससे ये भी लगता है यदि राउत सही कह रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था उस वक्त चल रही थी। और इसमें अब लगता नहीं कि ना राउत जी के पास क्या सबूत है, क्या सब है,
किस आधार पर उन्होंने ये सब कहा है? खैर यहाँ पर तो हाजी मस्तान के गोद लिए बेटे तक ने ये बात कह दी है कि ऐसे लोग मिलने जाया किया करते थे। चलिए मैं इस वक्त सीधे मुंबई की तरफ चलना चाहूंगा, जहां पर शमशेर खान पठान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो भी लगातार ये बहस सुन रहे हैं। मैं आपके पास आ ही रहा था शमशेर जी, आप डोगरी के SHO रहे हैं, ये वो दौर था जब करीम लाला एक मटका किंग के तौर पर वहां अपना साम्राज्य चलाता था। क्या ऐसा कुछ होता था? ये जो बयान गाये बगाए निकल गया, कुछ लोगों ने कहा वापस भी ले लिया गया, लेकिन क्या ऐसा होता था कि जो राजनीति है वो वहां पर माफिया के चरणों में घुटने टेकती थी, वहां जाकर मिलती थी और तमाम चीजें तय भी हुआ करती थी? सबसे पहले तो मैं वो जो बयान संजय राउत ने दिया है वो बयान बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर है जी, क्योंकि करीम लाला पायदुनी में कभी रहते नहीं थे, न कभी उनका ऑफिस वापस था। करीम लाला का ऑफिस जो था वो डोंगरी में था, डोंगरी में जेल रोड साउथ पे ऑफिस उनका था, आज भी ऑफिस उनका इधर है। वो पायदुनी में कभी रहते नहीं थे जी। दूसरी बात ये कि मैं 1980 से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं, मैं क्राइम ब्रांच में काम कर चुका हूं, अंडरवर्ल्ड की बिगिनिंग से लेकर एंड तक हर बात की मुझे मालूमात है। लेकिन मेरी सर्विस कार्यकाल में जब मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में था 84 से लेकर तो अभी तक के मैं वहां पर रहता भी हूं, कभी भी इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने नहीं आई थी। अगर आती थी मिलने के लिए तो एज ए पुलिस ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन होती थी, हम बंदोबस्त के लिए जाते थे, बंदोबस्त करते थे। लेकिन साउथ मुंबई में इंदिरा गांधी कभी भी नहीं आई, तो ये बात गलत है कि वो करीम लाला से मिलने आई थी। देखिए मैं कांग्रेस का विरोधक हूं, मैं बीजेपी का भी विरोधक हूं सियासी तौर पे, लेकिन जो सच्चाई से बात कर रहा हूं कि जो संजय राउत का जो बयान है वो तथ्यहीन है, और तथ्यहीन मतलब बहुत झूठा बयान है वो, और इतने बार की खाल निकाला जा रहा है उस मामले में, और उन्होंने मना भी किया कि मैं माफी मांगता हूं। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इंदिरा गांधी कभी भी करीम लाला से नहीं, कभी भी करीम लाला से मिलने नहीं आई हैं। ये बात बता रहे हैं शमशेर खान पठान जो कि डोगरी में SHO रहे हैं। शमशेर जी एक और चीज बता दीजिए, हमारी इस बहस में भवन में मेरी बात ऋषि जी हमारी इस बहस में एक बात आपने साफ कर दी कि आप वहां के SHO थे, वहां आपने कभी नहीं देखा क्योंकि आप बंदोबस्त के लिए वहां जाते थे। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या बाकी राजनेता मिला करते थे माफिया से? फिर मैं अगला सवाल सीमा जी से करता हूं। नहीं, एक बात सुनिए, कुछ नहीं देखिए सियासत यहां पर मैं 1980 से सियासत देख रहा हूं, मैं यहां पर कांग्रेस का ही राज चला जी, और कांग्रेस के लीडर जनरली इन डाउन लोगों से मिलते थे, इसमें शक नहीं है। जो नीचे लेवल के लोकल लेवल के जो लीडर है वो उनसे मिलते थे। मुरली देवरा साहब, इनका रिलेशन काफी इन लोगों में था, मुरली देवरा साहब इनका रिलेशन काफी इन लोगों में था, ये हम अपनी मेरी आंखों से मैं देख चुका हूं। अच्छा। उनको मिलना, गले में हाथ डालना, ये मैं अपने आंखों से देख चुका हूं। लेकिन ये लेवल सिर्फ बॉम्बे लेवल तक के था, ये लेवल नेशनल लेवल पे कभी नहीं था। तो क्या ऐसा आपको कभी लगा कि आप मंत्रालय के आसपास हो और आपको पता चले कि हाजी मस्तान वहां पहुंचे और तमाम मंत्री मिलने के लिए नीचे आ गए हो? नहीं, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हाजी मस्तान और करीम लाला ये सेलिब्रिटी टाइप के लोग थे, इनका नाम बहुत ज्यादा था। ये जहां भी जाते थे लोग सिर्फ उन्हें देखने आते थे कि ये कौन करीम लाला और कौन हाजी मस्तान है। तो ये एक सेलिब्रिटी टाइप के लोग थे, मंत्रालय में जाते थे इसकी मुझे मालूमात नहीं है, ये किसने कहा और किसने देखा ये वो जानता है, लेकिन मेरी मालूमात में बात नहीं है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि करीम लाला कभी भी पायदुनी में नहीं थे, ना उनका घर था ना ऑफिस था। उनका ऑफिस जेल रोड साउथ पर आज भी है। वो यहां से घर ग्रांड रोड पे है उनका घर, और ग्रांड रोड और इसके बीच में रहते थे वो कभी भी पायदुनी में मेरा ख्याल कभी रहे नहीं। चलिए, कभी तो नहीं मिले, बहुत बेहतर। डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर मलिक, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इस सरकार को, लगातार बीजेपी तो यही कहती रही है कि ये बेमेल सरकार है, ये तीन पहियों की ऐसी सरकार है जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, और टकराव अब इस हद तक बढ़ने लगे हैं कि अब संजय राउत ने वो बात कह दी, उस शख्सियत पर बात उठा दी जिसके चलते उनको भी शायद एहसास होगा कि तलखी बढ़ेगी। तो आखिर आपको क्या लगता है, संजय राउत ने यूं ही बयान दे दिया होगा? देखिए, पहले तो मैं वैसे दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं मुंबई में नहीं हूँ, इस समय दिल्ली में हूँ मैं। और जहां तक देखिए बयान की बात है संजय राउत जी के,
उन्होंने देखिए बयान अपना वापस ले लिया है और बड़ा उन्होंने क्लियरली कहा कि जो ये लाला करीम थे ये ही वाज पठानों के लीडर थे, तो कभी उससे कई नेता लोग उनसे मिलते रहते थे और उनका एक वो संगठन था पुश्ते हिंद करके, तो उस कंसर्न में लोग मिलते थे और उन्होंने अपना बयान भी वापस ले लिया। तो अब हम लोग का ज्यादा कुछ कमेंट करने का इसमें होता नहीं है। और इस जहां तक सरकार गिरने की बात है, फडणवीस जी हैं वो तो मतलब बैठे ही हुए हैं कि सरकार आज गिरेगी कि कल गिरेगी, तो मेरे ख्याल से मतलब उनको मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत मेच्योर लोग हमारी सीमा जी, एक बात तो साफ है कि एनसीपी वो पार्टी है जो महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों दलों कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ लाकर हुक का काम किया। एनसीपी ने ही वो सारा कुछ किया। इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है कि जब कांग्रेस की किताब में सावरकर को लेकर कुछ छपा था तो नवाब मलिक साहब ने एकदम स्टैंड लिया था और कहा था इसे वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि वहां कांग्रेस नहीं मानी, लेकिन यहां पर भी शायद एनसीपी ने ही मनाया और राउत साहब ने अपना बयान तो वापस ले लिया। कब तक आप संभालेंगे इन दो पहियों को अपने बीच में? नहीं, आप देखिए ना, सरकार बहुत अच्छी चलेगी। कभी छोटी मोटी चीजें कुछ होती हैं और संजय राउत जी ने जब अपना बयान वापस ले लिया है तो फिर अब हम लोग का कमेंट करने का कोई वो तुक नहीं है। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो इंदिरा गांधी जी की और नेहरू परिवार की बहुत इज्जत करते हैं और सब मतलब क्या कहा जाए। और जहां तक माननीय इंदिरा गांधी जी की बात है, शी वॉज एन आयरन लेडी एंड वो सबको पता है कि वो कभी भी नेशनल सिक्योरिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। कितने अच्छी लीडर थी हमारे देश की, हर आदमी जानता है। तो इसमें अब हम लोग का ज्यादा बोलने का कुछ होता नहीं है। सवाल यही है सीमा जी की कितनी अच्छी लीडर थी, हम सभी कहते हैं, यहाँ पर हम सभी बात करते हैं। मैं सुदेश वर्मा जी आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगा। सुदेश जी, आप चेन ऑफ इवेंट्स को थोड़ा समझेंगे हम। यहाँ पर टकराव लगातार हो रहा है किसी न किसी मुद्दे पर। अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में चल रहा है अभी, क्योंकि अजीत पवार ज्यादा एग्रेसिवली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। उसके बाद कांग्रेस की बुकलेट में सावरकर और गोडसे को लेकर अनैतिक संबंधों की बात तक कर ली गई। तो ये क्या है? संजय राउत का बयान है। यहां पर सावरकर, जिसे शिवसेना काफी ऊंचाई पर रखती है, एक शिवसेना के लिए एक बड़ी चीज है सावरकर, उसको हिट किया गया। तो मातोश्री की तरफ से कहीं से सिग्नल नहीं था संजय राउत को कि अब हिट करो कांग्रेस को भी उनके आयरन लेडी के चेहरे पर? देखिए, मुद्दा ये है कि शिवसेना का आज तक का जो डीएनए रहा है जी, वो मजबूत राष्ट्रवाद रहा है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। आज भी किसी ने प्रवोक नहीं किया इंदिरा गांधी के बारे में बोलने के लिए, खुद ही बोले ना, किसी ने नहीं बोला, खुद ही बोल दिए, क्योंकि जो उनको सच लगा उन्होंने बोल दिया। लेकिन अब उन्हें लगा कि तो कोलिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि ज्यादा बोल गए तो फिर वो माफी मांग लिए। अरे सच बोलने के लिए माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो कोरेबरेट भी होते हैं। वो एविडेंस आप किसी से भी पूछिए जो पॉलिटिशियंस है वहां के। अभी देखिए, अभी आप लोगों ने स्टोरी की थी, प्रफुल्ल पटेल जी का क्या लिंक है, कैसे वो उसी फैमिली परिवार के साथ मिल के। मैं ये पूछ रहा हूँ सुदेश जी, ऋषि भाई के पास इससे पहले क्या जल्दी से आप बता दें। सुदेश जी, ऋषि भाई एक मिनट, ऋषि भाई आप ही के पास आ रहा हूँ। सुदेश जी बस इतना बता दें कि क्या इस वक्त जो सावरकर को हिट करने की कांग्रेस ने एक पॉलिसी अपनाई थी, वही जवाब में तो कहीं शिवसेना ने नहीं अपनाई है कांग्रेस के लिए? अनलेस की सीमा जी आता हूं आपके पास, अनलेस की शिवसेना का कंप्लीट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जो बहुत मुश्किल है। शिवसेना का जो डीएनए है वो डीएनए कांग्रेस और एनसीपी अलायंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस डीएनए से जो निकल के आया उसने तो कान खड़े कर दिए साहब। देखिए, अगर यही सच है तो यानी राजनीति और माफिया में घालम घाल बहुत जबरदस्त है। इसीलिए हम लोगों ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस के हाथों में देश सेफ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय हित उनके हाथों में सेफ नहीं है। ऋषि भाई अब आपके पास आता हूँ, अब आपके पास कांग्रेस ने बुकलेट में तमाम हमले किए सावरकर गोडसे के ऊपर, नहीं मानी कांग्रेस ने वीर सावरकर के ऊपर तमाम इल्जाम लगाने की कोशिश की, है ना? तो यहां पर अब आपको लगता है कि अब शिवसेना पलटवार कर रही है और चोट कांग्रेस को भी वहीं लग रही है जहां शिवसेना चाहती है? बिल्कुल। अब हमें समय टोकिएगा मत। मैं टोकता नहीं हूं, दरअसल आप और लोगों को भी टोक देते हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात। देखिए, सावरकर पे जो कांग्रेस ने बुकलेट जारी किया जी, वो गलत है। मैं इसको इंडोर्स नहीं करता हूं। लेकिन वर्तमान में देखिए, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं,
हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान सब करते होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता तो शायद देश में अभी नहीं है कोई। हमारे प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाले कपिल मिश्रा आज बीजेपी में है। बीजेपी जवाब देगी बीजेपी जवाब। कपिल मिश्रा बीजेपी में क्या कर रहा है? दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड, आप यूट्यूब पे खोजिए, हमारे प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे सवाल कपिल मिश्रा ने उठाया था। आज कपिल मिश्रा बीजेपी में क्या कर रहा है? आपको पता मोदी जी का कैरेक्टर इतना ऊंचा है, इनको किसी के उंगली उठाने से दाग नहीं पड़ जाते। प्रधानमंत्री के सम्मान का कोई फायर टेस्ट से पास हो गया है, आपके प्रधानमंत्री कुछ नहीं होने वाला। वर्मा जी बताइए, फायर जो आदमी होकर है ऋषि भाई प्रधानमंत्री ने, ऋषि भाई प्रधानमंत्री ऋषि जी मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री ने खुद चौकीदार का ये करते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद चौकीदार का आपने चोट देना शुरू कर दिया। आपने प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं किया। मुद्दा भड़का रहे हैं आपका, ये पार्टी का मुद्दा भड़का रहे हैं। चलिए जो गैंगस्टर्स के साथ साथ है, बहुत बेहतर कोशिश है, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ और लौट के आऊंगा तो फिर एक बार राजनीति और माफिया के घमासान पर अपने पैनलिस्ट से बात करने की कोशिश करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम टकरावों के बीच महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लड़ाई सरकार को डुबो भी सकती है, और वो है बयानों की लड़ाई जो अक्सर निकलकर महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। लेकिन संजय राउत का आया हुआ बयान पूरे देश को हिलाने के लिए काफी है, और संजय राउत ने सीधे सीधे आयरन लेडी कहे जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सवाल उठाए अपने बयान के जरिए कि वो माफिया डॉन करीम लाला से मिलने जाया करती थी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त लगातार मौजूद है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा मौजूद है, हमारे साथ सुदेश वर्मा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन, सीमा जी हमारे साथ एनसीपी स्पोक्स पर्सन जुड़ी हुई हैं, ललित वत्स साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब जुड़े हुए हैं जो कि एसएचओ थे डोगरी के, जब करीम लाला का वहां मटका का व्यापार अपना माफिया चलता था। और साथ ही में संतोष दुबे जुड़े जो शिवसेना के नेता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, ब्रेक के बाद आपके पास आ पा रहा हूं, माफी चाहता हूं कुछ देर हो गई, लेकिन यह बयान आपके ही एक बड़े नेता की तरफ से आया है। इससे पहले तमाम ऐसे बयान आए थे जिन्होंने शिवसेना के एक अस्मिता कहे जाने वाले एक तरीके से वीर सावरकर पर हमला किया था। शिवसेना खामोश रह गई थी। क्या समझा जाए, भले बयान वापस ले लिया गया हो, लेकिन इसे गलत भी नहीं ठहराया गया है, तो ये जवाब देने की कोशिश है क्या? राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत जी ने जो कहा वो बयान अपना वापस ले लिया है। किन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही थी वो उन्होंने बताया, अभी सबके सामने उन्होंने प्रेस को जो है जवाब दिया है, और उस जवाब में उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि मेरा कहने का कोई ये मतलब नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा जी के बारे में उन्होंने जो कहा कि वो आयरन लेडी थी, अभी सबके सामने कहा उन्होंने, इंदिरा जी महान नेता थी, बड़ी नेता थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जो चीजें चल रही है, आपने अगर आप पीछे पलट के जाएंगे तो निश्चित ही राजनीति का अपराधीकरण था, इसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। आप चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे किसी और दल के नेताओं की अगर आप पीछे के इतिहास को खोलेंगे तो निश्चित ही ऐसी रही। लेकिन इसको यह नहीं कहना है कि भाई इंदिरा जी का कोई कनेक्शन था उनसे, उन्होंने कोई बात कही थी, उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। लेकिन जिस तरीके से हो हल्ला इस पे मच रहा है, इससे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से मचा रहे हैं, उससे लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं उनकी बातें खिल जाती है अगर हमारे और कांग्रेस के बीच में कोई ऐसी बयानबाजी हो। चलिए सुदेश जी का आना बनता है। सुदेश जी, आप लोग की बातें खिल जाती हैं अगर इस तरह का बयान आता है, लेकिन इस बात के साथ कि ऐसा बयान आया ही क्यों? तरीके से हम सरकार, देखिए बात बिल्कुल साफ है। हम लोगों का मानना है, और आपको पता है हम लोग बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए हैं। एनआईए अपना काम कर रही है। टेररिज्म के खिलाफ अगर लड़ाई करनी है आपको, तो आपको इतिहास के पन्नों में भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर कोई इंसिडेंट आज टेररिज्म का नहीं हो रहा है तो इसका क्रेडिट हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को देना चाहिए। हो जाता है तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है, जब 100 में से एक बार अगर वो फेल करते हैं 99 बार सक्सेसफुल होते हैं। सुधीर जी, आप मानते हैं किसी नेता के मुंह से इस तरह के बयान यूं ही निकल जाते हैं जिस पर आगे चलकर वो ये भी कहता है मैं वापस ले लेता हूं? बिल्कुल। आप बताइए क्या है, आप कुछ बयान दिए और उसको माफी किस लिए मांग रहे हैं? सच बोलने के लिए मांग रहे हैं या कांग्रेस को खराब लगा इसलिए माफी मांग रहे हैं? दोनों ही केस में संजय रावत को अब एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई आप बताइए आपने माफी क्यों मांगी। ललित जी वरिष्ठ पत्रकार, कॉमन नॉलेज, ललित जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। पूरा ललित जी, एक लंबा वक्त था जब कांग्रेस का शासन रहा है,
उस दौरान इमरजेंसी के वक्त को अगर हम छोड़ दिया जाए, उसके आसपास का वक्त छोड़ दिया जाए, तो जब तक ये अंडरवर्ल्ड फला फूला, वरदराजन की बात करें, हाजी मस्तान की बात करें या करीम लाला की बात करें, शासन कांग्रेस का ही रहा है और कांग्रेस के ही नेता के ऊपर आरोप शिवसेना की तरफ से लगा दिए गए हैं। इसमें कितना आपको लगता है कि कहीं बहुत राजनीति की छाया के नीचे अंडरवर्ल्ड फलता फूलता है? नहीं, फलना फूलने वाली बात तो इस बात में भी लग रही है कि संजय राउत खुद कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड और डॉन शब्द का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो शीर्ष नेता मानी जाती हैं कांग्रेस की, उनका नाम साथ में जोड़ा है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो बयान अनजाने में दिया गया है या अचानक दिया गया है। ये इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना सोचे समझे संजय राउत कुछ नहीं बोलते। महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक जो सारा घटनाक्रम है उसको देखें तो साफ लगता है। और उसमें कहीं ना कहीं जो आपने जो सवाल किया कि दोनों का संबंध क्या है, अपराध जगत और राजनीति का संबंध है, ये तो बराबर कहते आ रहे हैं जी। लेकिन इस मामले पे जो कुछ कहा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ही मैं सवाल जवाब इस पर कर लेता हूं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड और इंदिरा के कनेक्शन में जो बात कही, सर आपका उस पर क्या कहना है? मैं क्या जानूं उनके दिमाग में क्या था जी। कहने के बाद उसको कांग्रेस दुखी हो गए इसीलिए वापस लिया, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। कांग्रेस तो दुखी हो गई। आई मीन ये कहना कि इंदिरा गांधी गैंगस्टर्स के साथ भेंट की तो दुखी तो होना है। अब असल वास्तविकता ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है। यदि उनके पास सबूत है तो पेश करना चाहिए था। मैंने तो जरूर कहा है कि 1980 में पार्लियामेंट में मैंने ये सवाल उठाया था कि गालाधारी ब्रदर्स के विरुद्ध में बड़े केसेस लगे हुए थे जो दुबई में रहते थे, बड़े माफिया लोग थे और उनके ऊपर केसेस थे। कॉफे पोजा का वारंट भी था और इंदिरा गांधी पावर में आते ही उन्होंने उसको विड्रॉ किया और गालाधारी ब्रदर्स इंडिया में आकर उनको धन्यवाद भी दिया। ये सारा पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है। तो मैं इंदिरा गांधी गैंगस्टर्स से मिलती थी, दुबई के गुंडे बदमाशों से मिलती थी, ये तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं था। तो करीम लाला के साथ मिली कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता था। बट मैं सोचता था कि शिवसेना के इतने बड़े मशहूर नेता जरूर फैक्ट चेकिंग। स्वामी भाई, संजय राउत ने तो यह भी कहा कि डॉन के कहने पर मुंबई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी। वापस ले लिया, अब इसमें क्या विश्लेषण करेंगे? डॉन लोग बहुत यानी एनसीपी के कई नेताओं के साथ भी घूमते थे, ये हम सब जानते हैं। अब उसमें अभी इशू नहीं है, विषय नहीं है, तो इसमें मैं स्पष्टीकरण नहीं करूंगा या उसका खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन आज तो सीमित बात है कि जो संजय राउत ने कहा है उसके समर्थन में मैंने कहा कि इंदिरा गांधी तो मैसेज से मिलती थी और गलाधारी ब्रदर्स के साथ मिली और ये पार्लियामेंट में मैंने उठाया था और ये कबूल भी किया गया था। उस समय के वित्त मंत्री वेंकटरामन ने कबूल किया। लेकिन सर एक बात जो हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, संजय राउत ने भले माफी मांग ली है, अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन बात सिरे से नकारी भी नहीं। कान को इस तरफ से पकड़े या उस तरफ से पकड़े, बात तो वही बनती है। उन्होंने जो बात कहा वो फीका बन गई है, अब उसमें टिप्पणी करना कोई अर्थ नहीं है और उनकी तरफ से सफाई देना भी ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। सीमा जी आपके पास आऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी से भी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि अब तो बयान वापस ले लिया है, अब मैं ज्यादा इस पर क्या कहूं, लेकिन कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े दिक्कत है और बात भी एक ही जैसी होती है। आप लोगों के लिए मुश्किल अब काफी है कि कितना संभालेंगे इन दोनों पार्टियों को जो एक दूसरे पर इस तरीके से बयानों के जरिए लगातार करें। देखिए, हम मुश्किलें हर चीज में आती हैं। कभी भी आप कोई काम करने निकलते हैं मुश्किलें थोड़ी बहुत होती है,
जहाँ पर है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। और बीजेपी वालों को मैं एक फ्री एडवाइस देना चाहती हूँ, मेरी शुभकामनाएं सीमा जी, इतनी चिंता ना करें आप। कृपया ऋषि मिश्रा भी कुछ पूछना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब पैनलिस्ट आपस में भी बात। आपने कहा किया, बीजेपी वालों ने कहा कुछ किया, सब तो आप ही लोग कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सीमा मलिक जी, मैं सुदेश बोल रहा हूँ बीजेपी से, आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। इनके हाथ से जा रही है और बिहार भी इनके हाथ से जा रहा है। इसलिए कृपया करके अपने जो अलायंस है उनको आप संजय राउत जी को समझाइए ना कि नहीं करना चाहिए, अब अलायंस में आ गए हैं। चिंता मत करिए, हम राष्ट्रवाद को छोड़ रहे हम कांग्रेस के जो आपके मौका प्रस्ती की राजनीति ऋषि पार्ट बन चुके हैं, तो उसी के साथ रहे। सीमा मलिक जी मेरा एक सवाल है आपसे। की राजनीति कुछ नहीं है सर। आप सीमा मलिक जी मेरा एक सवाल है, बोरा कमेटी में जिन नेताओं का नाम दाऊद के कनेक्शन से, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से जोड़ा गया था, उसमें प्रमुखता से शरद पवार का नाम आया था। तो आप क्या मानती है बोरा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका क्या हमारे नेताओं के पीछे पड़ जाएंगे? मैं तो सिर्फ एक सीधी सी बात आपसे कह रही हूँ। देखिए मैं सिर्फ आप सीधी सी बात कह रही हूँ कि बिना प्रूफ के किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगाने से कोई वो नहीं है। मैं सहमत हूँ आपसे, बिना प्रूफ के कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जी एक तथ्य है, एडीआर का रिपोर्ट है, 2019 में लोकसभा सांसद चुन के आए हैं, उसमें से 45 से 50% ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनको एकदम सुदेश जी मुद्दे से मत हटिए। अभी संजय राउत का है, अभी बात संजय राउत की है। संजय राउत से किसी ने नहीं कहा था, संजय राउत से किसी, संतोष दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए। संतोष दुबे जी, यहाँ पर बात ये आ रही है कि संजय राउत से किसी ने नहीं कहा था ऐसा बयान देना है। तो संजय राउत अगर बयान वापस भी ले लेते हैं तो उससे असर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति में वो भूचाल पैदा हो जाता है जो पैदा किया जाने की मंशा रही थी। देखिए संजय राउत जी ने जो भी बात कही थी उन्होंने अपना बयान वापस लिया और सबके सामने कहा। और उन्होंने कमाल की बात है, कांग्रेस की आयरन लेडी को आप शक के दायरे में ले आते हैं। बयान से खून कर दिए, बोलिए हमने नहीं क्या बोला है। लेकिन राजीव जी राजनीति में जितने भी लीडर हैं, चाहे कहीं न कहीं उनके राजनीतिक माफियाओं से या कहीं आपराधिक माफियाओं से उनके संबंध में, अगर आप आज इतिहास उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे नेता निकलेंगे। दूसरी चीज, वर्तमान में जो संसद चल रही है जिसमें लोकसभा के बहुत सारे सांसद हैं, अगर उनका भी इतिहास आप उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं उनके किसी के नक्सलियों से संबंध है, किसी के कहीं संबंध है। तो इस तरीके की अगर बात की जाएगी तो कहीं न कहीं सारे लोग उस अपराधीकरण में जुटे हुए हैं। ये नहीं करता कि सारे के गलत बोल रहे हैं, नहीं इनके हाथ गंदे हैं। ये हमाम कितना बड़ा है, ये हमाम कितना बड़ा है, कोई हमाम नहीं। कांग्रेस का हमाम है, कांग्रेस ही करता है। ये 50% आप तय कैसे कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिस्ट है वो, मैं सभी के साथ कांग्रेस के लिंक है। वो कमिश्नर अपॉइंट करता था, आप बताइए किसने भगाया था? ये मुद्दा ऋषि भाई समझ में आ रहा है? ऋषि भाई सुदेश जी, संतोष जी, जनता पार्टी संतोष जी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने का पहले कितना लोग आपराधिक है कि नहीं? अगर पढ़ाए थे आपको नेशनलिज्म का भूल गए आप क्या? अपराधीकरण में चलिए पीके जैन साहब एक्स आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके जैन साहब, इस तरह के बयान जो निकल के आते हैं, यहाँ पर वार पलटवार हो जाता है, उसको राजनीति में फंसा दिया जाता है, लेकिन क्या इतना गंभीर बयान जिसमें यह कहा जाए प्रधानमंत्री माफिया डॉन से मिलती हैं, मंत्रालय के मंत्री नीचे आ जाते थे मिलने हाजी मस्तान से, और पुलिस कमिश्नर तक तय हो जाता था, क्या ये यूं ही दिया जा सकता है और यूं ही वापस लिया जा सकता है? इसमें कितनी सच्चाई, कितनी गंभीरता? देखिए, संजय राउत जी ने जो बोला है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से बोला है कि मैं इस चीज का गवाह हूं। तो उन्होंने ये बोला कि ये सारी चीजें उनके सामने हुई। अब उनके सामने क्या हुआ वो मैं बता नहीं सकता,
लेकिन डिपार्टमेंट में और आमतौर पे हमारे सेटअप में क्या चलता है या क्या चलता था उसके बारे में मैं जरूर आपको जानकारी देता हूं। जी, ये मुझे कोई संभव नहीं लगता कि प्रधानमंत्री एक माफिया डॉन को जाके उसके घर पे मिलें। बहुत बेहतर। ये जरूर संभव है कि किसी सोशल कार्यक्रम में उनकी मीटिंग हुई हो, वहां पे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया हो और उसके बाद वहां पे फोटो खींचा गया हो, ये जरूर संभव है। दूसरी चीज ये है कि पुलिस आयुक्त को ये निर्धारित करना कि कौन पुलिस आयुक्त बनेगा, ये पुलिस आयुक्त को बनाना जो है वो रूलिंग पॉलिटिकल कंबाइन जो रहता है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उनके हाथ में रहता है। एक पद के लिए बहुत सारे दावेदार हो सकते हैं, बहुत सारे एलिजिबल ऑफिसर्स हो सकते हैं, उसमें से किसको बनाना ये चीज मुख्यमंत्री या गृह मंत्री डिसाइड करते हैं। तो इसलिए, लेकिन जितने भी मैंने पुलिस आयुक्त इससे पहले देखे हैं पुलिस मुंबई पुलिस में, वो सब बड़े टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, बहुत योग्य अधिकारी थे जिनका चयन किया गया। अब जो अवेलेबल 4, 5, 6 जो भी कंपटीशन टॉप पे रहता है उसमें से किसे चुना गया वो तो सरकार तय करेगी। लेकिन ये किसी माफिया डॉन का कहना या ये किसी पत्रकार का या किसी एडिटर का ये कहना कि पुलिस आयुक्त का निर्धारण भी माफिया डॉन करते थे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी बात अमूमन नहीं होती है। अब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो जहां पे किसी अयोग्य अधिकारी को ऐसी सीट पे बिठा दिया जाए, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेरे देखने में कम से कम मुंबई के पुलिस आयुक्त की कुर्सी पे बैठने वाले जितने भी अधिकारी रहे हैं वो सब योग्य अधिकारी थे, बहुत लंबा उनका पुलिस अनुभव था और उन्होंने एक बहुत कंसिस्टेंट अच्छी जिंदगी, अच्छी सर्विस जो थी वो गुजारी, तब उनको सीपी मुंबई बनने का मौका मिला। चलिए, बहुत बेहतर। आपने एक तरीके से बात यहाँ पर साफ कर दी कि इस स्थिति के पीछे, इस बयान के पीछे कम से कम एक चीज तो गलत हो जाती है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, सुदेश जी आऊंगा तो आपके पास ही आऊंगा। एक चीज तो साफ कर दी वरिष्ठ अधिकारी पीके जैन ने कि इसके पीछे सच कोसों दूर है, लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि ये बयान दिया ही क्यों गया। छोटे से ब्रेक के बाद हमारी लगातार चल रही है और वो भी संजय राउत के बयान पर, जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी और माफिया डॉन करीम लाला की मुलाकात को देकर दिया है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, वक्त हमारे पास कम है, तमाम पैनलिस्ट से हम यही कहना चाहेंगे और एक एक करके सबसे पूछना चाहेंगे इस बारे में। ऋषि जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कुछ भी बातें आई, पूर्व आईजी से भी हमने बातें की, उन्होंने साफ कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बयान क्यों दिया गया, संक्षेप में बताएं। देखिए राजीव जी, इसमें राजनीतिक बू है और जैन साहब जो पूर्व आईजी हैं महाराष्ट्र के, उनके बात से मैं सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बोरा कमेटी में जिन नेताओं का नाम आया था उनका फिर से जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि जो सफेद कमीज में जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, असल में देश के गद्दार हैं और गद्दारों का नाम सामने आना चाहिए। सुदेश जी, फिर ये बयान क्यों दिया गया? निश्चित ही अपना अंदरूनी कुछ है मैटर जो अनरिजॉल्व है, जिसको रिजॉल्व करना चाहते हैं और एक दूसरे पर इस तरह की फायरिंग चलती रहेगी। लेकिन देखिए, मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर लिंक न हो तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, उनका बहुत इज्जत रहा है और इतना सीरियस बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कोई फ्लिपेंट तरीके से नहीं दिया है, तो वो नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब बात आती है पब्लिक रेल्म में तो लोग निश्चित ही प्रश्न उठाएंगे, क्या कांग्रेस के ऐसे लिंक थे, कांग्रेस के और लोग सवाल उठाएंगे। सीमा जी, आपके पास आऊं, मेरे पास थोड़ा सा समय आप कम है। सीमा जी, यहां पर इनका कहना है सुदेश जी का कि अगर लिंक ना हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी बयान क्यों दिया गया, जरा सा संक्षेप में बता दें। देखिए, लिंक बयान जो उन्होंने दिया और वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों बयान दिया और उन्होंने उसके लिए बयान अपना वापस भी ले लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज हमें जो लोग आज नहीं है, हमें इन चीजों को लेकर बहस करने से अच्छा आज हमें जो हमारे देश की जो मूल्य समस्याएं हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगी, स्पेशली बीजेपी को, कि हमें उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जो हमारी आर्थिक मंदी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीजों को। चलिए सीमा जी, ये भी मुद्दे हैं और इनको भी एड्रेस करना है, महंगाई को एड्रेस करना है, बेरोजगारी को एड्रेस करना है। लेकिन डिबेट पे हम बात कर रहे थे संजय राउत के बयान की, और संजय राउत का बयान इशारे क्यों कर रहा है, क्यों दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया ऐसा कुछ हो नहीं सकता, संभावना दूर दूर की है। तो एक संभावना यही नजर आती है जो हम सब समझ पा रहे हैं, कहीं बहुत सावरकर जो कि शिवसेना के आदर्श हैं, जब उन पर लगातार कांग्रेस चोट करती रही और नहीं मानी, तो कहीं बहुत यह हो सकता है कि एक बदले की राजनीति हो और इस बार चोट आयरन लेडी के उस कद, उस व्यक्तित्व पर उठाई जाए जिससे कांग्रेस को भी उतनी ही तिलमिलाहट हो। आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर छोटे से ब्रेक का